हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडसेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड द मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम लोग चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब समझते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में चार्जेस के बारे में पढ़ा था। जो फर्स्ट दो चैप्टर्स थे उसमें हम चार्जेस को रेस्ट की पोजीशन में लेके चल रहे थे। जो हमारा थर्ड चैप्टर था दैट वाज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम लोगों ने चार्जेस के मोशन की बात की थी। अब हम यहाँ पे फिर से इस टर्म को लिख रहे हैं, दैट इज मूविंग चार्जेस। तो आखिर इसका मतलब क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखिए, जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा तो हमने कहा कि जब भी कोई भी चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, व्हेन देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्जेस देन वी विल कॉल इट करंट। हम इसे करंट कहते हैं। और जिस भी जगह पे करंट होता है वहां पे एक हीटिंग इफेक्ट आता है और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। तो हमारे पास में यहाँ पे करंट के दो इफेक्ट्स हैं। एक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हीटिंग इफेक्ट था उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया, दैट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जो हमारा नया चैप्टर है इसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि अगर हमारे पास में कोई भी कंडक्टर है, इसमें से अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो ये जो हमारा वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ये किस तरह से काम करेगा, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो जब भी हम किसी भी कंडक्टर को लेंगे और उसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिलता है। तो इन शॉर्ट we can say this is the magnetic effect of electric current। अब हमारे पास में मूविंग चार्जेस है, मतलब मूविंग चार्जेस है तो वही इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। और मूविंग चार्जेस की वजह से हमें क्या मिल रहा है, हमें मैग्नेटिक इफेक्ट मिल रहा है जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इस वाले चैप्टर में हमें सिंपली यही पढ़ना है कि हम एक वायर लेंगे, उस वायर में से हम करंट को फ्लो करवाएंगे और वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है। हमें देखना है कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम एक स्ट्रेट वायर लेते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आता है, अगर हम उसको एक सर्कुलर टर्न में कन्वर्ट कर देते हैं तो किस तरह से इंक्रीज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। अगर वहीं पे हम एक सिंगुलर टर्न नहीं लेके मल्टीपल टर्न्स ले लेते हैं तो हमारा इफेक्ट क्या आएगा। तो ये सारे इफेक्ट्स हम लोगों को इस वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। अब बात आती है कि आखिर इसके बारे में सबसे पहले पता कैसे चला कि जो भी एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, दैट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो उसके लिए हम कहते हैं कि ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने अपनी टेबल के ऊपर एक कोई भी सर्किट ले रखा था और उस सर्किट में कुछ वायर्स थे जिनमें से करंट फ्लो हो रही थी। इसी टेबल पे ऑस्टेड ने यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास निडल को रख रखा है। अब ऑस्टेड ने क्या देखा कि जब वो इलेक्ट्रिक सर्किट को स्विच ऑन करते हैं तो उस सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक कंपास निडल रखी हुई है उसमें कुछ डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। जब वो स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। तो ऑस्टेड को क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर मेरे स्विच ऑन और ऑफ करने से इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शंस क्यों आ रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि ये जो वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे निडल को रखा, उन्होंने स्विच को ऑन किया तो जो मैग्नेटिक कंपास निडल थी उसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन आया। उन्होंने स्विच को ऑफ किया, डिफ्लेक्शन वापस चला गया, ये प्लेन पोजीशन में हो गया। अब ऑस्टेड ने दूसरा केस क्या लिया, उन्होंने जो ये करंट पहले इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था अब उन्होंने इस डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जैसे ही ऑस्टेड ने डायरेक्शन को चेंज किया, जो ये मैग्नेटिक कंपास नीडल है उसमें जो डिफ्लेक्शन था उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया ऑस्टेड जी ने, ऑस्टेड ने यहाँ पे किया कि जो ये करंट का मैग्नीट्यूड था, इस करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही इंक्रीज हुआ, ये जो डिफ्लेक्शन पहले कुछ इतना था अब ये डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया।
तीसरा केस यहाँ पे क्या हुआ, जो ये मैग्नेटिक कंपास नीडल पहले इस वायर के बिल्कुल पास में हमने रख रखी थी, अब इस मैग्नेटिक कंपास नीडल को इससे थोड़ा सा दूर ले जाके रखा। जब दूर ले जाके रखा तो जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो गया। तो इन शॉर्ट ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में हम मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शंस आते हैं ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंडक्टर करंट, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, या फिर हम उसका डिस्टेंस चेंज करते हैं तो भी कंपास में डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है नाउ इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो जब भी किसी भी वायर में से करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, और इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एक ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब बात आती है कि आखिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये होता क्या है। तो जब मैंने आपको चार्जेस बताए थे, तो चार्जेस जब पढ़ाए थे तो चार्जेस वाले टाइम मैंने कहा कि अगर कोई भी चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें इस चार्ज की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एक मैग्नेट, मतलब जो वायर है हमारा अब वो एक मैग्नेट की तरह ही काम कर रहा है। नेचुरल जो भी मैग्नेट होगी उसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। सिमिलरली जो हमारा वायर है उसके अंदर भी पोल्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे भी इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें इस मैग्नेट की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट इज नॉन एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो एरिया। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मतलब आखिर इसमें कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है या कितना कम फोर्स लग रहा है, उस स्ट्रेंथ को बताती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप किस तरह से डिफाइन करोगे, द स्पेस सराउंडिंग द कंडक्टर इन विच द फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय सम अदर मैग्नेट और सम अदर पार्टिकल, जो भी निकल आयरन कोबाल्ट लाइक सब्सटेंस होते हैं उनको फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिस स्पेस में, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। चलो उसके बाद में हमारे पास में आता है जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से ऊपर एरो बना देते हैं। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात आती है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, उसकी डायरेक्शन को कैसे पता किया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए वी आर हैविंग द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ये हमारा राइट हैंड है, जो थंब है दिस थंब विल ऑलवेज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और जो ये कर्लिंग फिंगर्स होती है, हमने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये कोई वायर है, इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो थंब है उसको इस करंट के रिस्पेक्ट में इसके साथ में रख दूंगी। तो जिधर की डायरेक्शन में करंट है उधर हमारा थंब का डायरेक्शन हो गया। अब ये जो फिंगर्स है जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी, हमने कहा ये कुछ इस तरह से अंदर की साइड में कर्ल कर रही हैं, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन हो गया। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में कोई वायर है, इस वायर में ऊपर की तरफ में यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। जब ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा तो हम इस तरह से थंब को रखेंगे और ये जो फिंगर्स है हमारी जिस डायरेक्शन में कर्ल होगी वैसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये हमारा जो हाथ है उसका थंब भी हमारा नीचे की तरफ हो गया। अब थंब नीचे की तरफ हुआ और ये कर्लिंग फिंगर्स किधर आ रही हैं, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो कर्लिंग फिंगर्स आपको बताएगी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब होता है इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे बात आती है कि अगर हम किसी मूविंग चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। देखिए अब हम पहले इस टॉप जो यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं।
हमने कहा हमारे पास में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारे पास में एक कोई फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड है जिसका ये डायरेक्शन है, हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है, साउथ पोल पे आती है। इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती है। ये बहुत ही बेसिक्स हैं कि मैग्नेट क्या है, नॉर्थ पोल कैसा है, साउथ पोल कैसा है, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये हम डिटेल्ड जो हमारी क्लासेस होती है उसमें पढ़ते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं और जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है उनको मैं अभी नहीं करवा रही हूँ। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उन्हीं को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट दैट इज ऑल्सो नॉट इन अ डिटेल्ड वर्जन, बहुत ही क्विक रिविजन टाइप्स हमारी ये क्लासेस हैं। चलो, तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का मैंने यहाँ पे ये बी सिंबल ले रखा है, ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है और ये मूव कर रहा है। अब हमें पता है कि जो भी मूविंग चार्जेस होते हैं दे प्रोड्यूस द करंट, ठीक है, वो एक करंट प्रोड्यूस करेंगे। अब इस चार्ज पे जो इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमें फोर्स पता करना है इस चार्ज के ऊपर। इस चार्ज को हम ऐसे इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। अब ये चार्ज क्योंकि यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसकी कोई वेलोसिटी भी होगी, बिना वेलोसिटी के तो ये मूव नहीं करेगा। तो हमारे पास में टर्म्स क्या क्या आई, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक चार्ज है जिसको हमने क्यू कहा, वो किसी वेलोसिटी वी से वहां मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक एफ फोर्स लग रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ये कितना फोर्स होगा जो इसके ऊपर लगेगा। तो हम कहते हैं जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अगर चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे तो फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स कम होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। उसके बाद हम कहते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी हमारी ज्यादा है, बट वेलोसिटी का भी हम कंपोनेंट यहाँ पे लेके चलेंगे, कौन सा वाला कंपोनेंट, जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि वेलोसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स जो लग रहा है दैट विल आल्सो बी ग्रेटर। अब वो कॉस थीटा साइन थीटा वो एंगल्स बनते हैं, परपेंडिकुलर पैरेलल ये वाली चीजें है, वो जो डिटेल क्लास में हम बात करते हैं। अभी हम सिंपली ध्यान रखेंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा है। अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ही कम है तो उस वाले केस में तो फोर्स भी हमारा कम हो जाएगा। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे तीन चीजों की बात कर ली कि इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इट विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1 2 3 तीनों इक्वेशंस को एक साथ लिख देते हैं। वी हैव गॉट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हम एक यहाँ पे कांस्टेंट के लगाते हैं, उस के की वैल्यू 1 होती है, बट ठीक है हम लिख लेते हैं इसको भी यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द फोर्स when a charge is moving inside a magnetic field। तो जब भी कोई चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, के क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा का कंपोनेंट हमने यहाँ पे ले रखा है। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा। चलो आगे हम बात करते हैं। के की वैल्यू 1 होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको इसी तरह से लिखते हैं। अब यहाँ साइन थीटा है तो हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, वी क्रॉस बी भी हम इसको ले सकते हैं। चलो बात आती है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। अब हमें इस टेस्ला को डिफाइन करना भी आना चाहिए। हमने मैग्नेटिक फील्ड बताया, हमने मैग्नेटिक फील्ड का क्या बोलते हैं डेफिनेशन दे दिया, देन हमने उसका यहाँ पे एक फोर्स कितना लग रहा है वो डेरिवेशन कर लिया। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज टेस्ला, बट नाउ वी हैव टू डिफाइन वन टेस्ला।
तो डेफिनेशन क्या होगी 1 टेस्ला की? द डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला इज इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम, क्या बोल रहे हैं हम, अगर 1 कूलाम का चार्ज while moving at right angle to a magnetic field with a velocity of 1 meter per second experience a force of 1 newton, then we will say the magnitude of the magnetic field is 1 tesla. अब ये निकाला कहां से हमने? हमारे पास में फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लेते हैं, दिस विल बी एफ अपॉन क्यू वी बी साइन थीटा। अब मुझे ये जो बी है ये मुझे 1 टेस्ला के बराबर चाहिए। अगर मुझे ये 1 टेस्ला चाहिए तो मुझे फोर्स को कितना लेना पड़ेगा? 1 न्यूटन। मुझे क्यू चार्ज कितना लेना पड़ेगा? 1 कूलाम। मुझे वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी? 1 मीटर पर सेकेंड। और मेरे पास में यहाँ पे साइन थीटा भी है। अब जो ये साइन थीटा है, साइन थीटा 1 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब वेलोसिटी और जो बी है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास में 1 आ गया। तो इसी को हमने डिफाइन किया है कि हमारे पास में अगर 1 कूलाम का चार्ज है जो 90 डिग्री एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, और अगर ये 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वहां का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट है हमारे पास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है? इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हमने कहा करंट का डायरेक्शन हमें पता होता है, भाई हमने पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा लिया, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा लिया, हमें पता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा करंट का डायरेक्शन। फिर दूसरी बात आती है कि जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्यू वी बी साइन थीटा ये बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हमें करंट का डायरेक्शन पता है, हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेना है। अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता है बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, मेरे पास में करंट है जो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैं राइट हैंड के थंब को इसके बराबर रखूंगी, जिधर मेरी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मुझे करंट का डायरेक्शन मिल गया, मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। अगर ये दो पता है तो आई कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने के लिए वी यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम हमारे लेफ्ट हैंड की ये 3 फिंगर्स का 2 फिंगर 1 थंब का यूज करेंगे। थंब है हमारे पास में, वी आर हैविंग द 4 फिंगर, वी आर हैविंग द मिडल फिंगर। तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उसके बाद में हम कह रहे हैं कि हम जब 90 डिग्री एंगल बना दिए तो आपका जो ये मिडल फिंगर है दिस विल रिप्रेजेंट द करंट, द 4 फिंगर विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब विल इंडिकेट द मोशन और द फोर्स। तो करंट का डायरेक्शन कौन बताएगा? मिडल फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा 4 फिंगर। और जो हमारा थंब है इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो फ्लेमिंग्स राइट लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो हम अभी क्या कर रहे थे, ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें हमने चार्ज को दिया जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था और हमने पता किया कि आखिर इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ये ऑलरेडी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमें पता करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अब इसके ऊपर फोर्स कितना है वो आपको यहाँ पे पता करना है। तो ये हमारा एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ हम यहाँ पे L लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर F क्या लग रहा है? फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? V। और जो ये करंट है उसमें वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेते हैं हम VD।
क्योंकि कंडक्टर है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, सिंगल चार्ज, जैसे हम कहते हैं QVB साइन थीटा, तो हमने एक Q ले लिया, लेकिन यहाँ पे तो अकेला सिंगल चार्ज नहीं है, यहाँ पे तो इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्जेस होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। तो हम क्या लेंगे फिर, हम लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हम लेते हैं तो हम इसको लिखते हैं NaL। ए क्या है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल हमारा होता है लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिल जाता है। और ये एन क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे इस कंडक्टर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए एन एरिया इंटू लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा पर यूनिट वॉल्यूम है ये, और फिर उनको पूरे वॉल्यूम के साथ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां मिल गए। अब देखो, हमने अभी अभी फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। जो हमारा एक चार्ज था, अब एक चार्ज नहीं है, अब पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है। हमने कहा n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन हमें तो पूरे वॉल्यूम के लिए चाहिए, तो एरिया इंटू एल करके हमने टोटल नंबर निकाल लिया। तो Q की जगह हम क्या लिखेंगे, Q की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स A और जो हमारी लेंथ है, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। और E क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एरिया इंटू लेंथ इंटू ई। बचा हमारे पास v हमने वेलोसिटी, वेलोसिटी हम यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि नाउ देर आर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी को हम कंसीडर करते हैं। तो वी आर राइटिंग vd, और b हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और हमने लिख दिया साइन थीटा, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो हम क्या यहाँ पे n E A V D, ये कुछ याद आ रहा है क्या पुराने वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था देयर इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आया था रिलेशन का, दैट वाज I इज इक्वल्स टू NeAVD। हमें यहाँ पे NeAVD मिल रहा है, तो मैं इस NeAVD को क्या लिख दूंगी, आई विल राइट इट I। बचा क्या मेरे पास, N ले लिया मैंने, E ले लिया, A ले लिया, V, मेरे पास बच गया L B साइन थीटा। तो मेरे पास में यहाँ पे F इज इक्वल्स टू बच गया BIL साइन थीटा, और वही हमारा फोर्स होगा, दैट विल बी द फोर्स। आप इसी को लिख दो BIL साइन थीटा, F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। अगर साइन थीटा को आप हटाते हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो L क्रॉस B हम इसको लिख देते हैं, I इधर आ जाएगा एंड L क्रॉस B, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि साइन थीटा है हमारे पास में, तो इसलिए हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बाकी आपको ध्यान क्या रखना है, F विल बी BIL साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया व्हेन वी आर हैविंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। अब देखो इसके अंदर भी हमारे पास में सिचुएशंस है। सिचुएशन क्या है, अगर हमारा थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, मतलब जो हमारा यहाँ पे B और L है, मतलब कंडक्टर, इधर ऐसा आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में कंडक्टर भी रखा हुआ है। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, पैरेलल है मतलब थीटा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल है मतलब थीटा 180 डिग्री, तो उस वाले केस में इसके ऊपर फोर्स नहीं लगता, द फोर्स इज 0। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अगर ये किसी थीटा एंगल पे है तो BIL साइन थीटा हम इसको बोल देते हैं। ओके, इतना क्लियरिटी हम अभी तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेट है, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी वो पूरी एक स्टोरी आती है। देन निकल, आयरन, कोबाल्ट, इस तरह के सब्सटेंसेस को जो मटेरियल अट्रैक्ट करता है उसे हम मैग्नेट कह देते हैं। मैग्नेट नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है। उसके बाद मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। फिर हम जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इन सब का डिफरेंस भी पढ़ते हैं डिटेल क्लासेस में। उसके बाद हम कहते हैं नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज होती है, साउथ पोल पे वो इमर्ज होती है।
ये इमेजिनरी लाइंस है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं। अंदर की साइड मतलब मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, एक क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती है, कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है। ये नेचुरल के लिए हो गया। फिर बात आई कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट के लिए हम बात कर रहे हैं कि ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो कुछ ऐसे ही रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनकी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मतलब करंट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। बात आई कि चलो ठीक है, हमने पता कर लिया ये है, तो फोर्स कितना होगा, मतलब जो भी हमारा मैग्नेट है वो करंट कैरिंग लूप है, तो वो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा हम लोगों ने यहाँ पे पता कर लिया। उसके बाद में आया कि वो तो एक चार्ज था जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v के साथ जा रहा था, उस पर कितना फोर्स लगा। लेकिन अब अगर कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो बी आई एल साइन थीटा आ गया। ये जो फोर्स लगता है, इस फोर्स का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें अभी तक पढ़ ली है। नेक्स्ट हमारे पास में है मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसका किस तरह से रहेगा। हमने कहा जब भी कोई भी हमारा कोई भी चार्ज है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, तो अभी अभी हमने कहा अगर वो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 या 180 डिग्री होगा, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। परपेंडिकुलर होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स हमारा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। अब जब ये इसके अंदर मूव कर रहा है तो क्या होगा, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम पे इसके ऊपर एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है और वो सर्कुलर मोशन में घूमने लग जाता है। ये हम जब लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा किस तरह से, तो वो एक सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन के लिए हमारा जो फोर्स होता है दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² बाय r। ये हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। अब ये दोनों फोर्सेस हम यहाँ पे इक्वल रहेंगे, तो हमारे पास आ गया क्यू वी बी इज इक्वल्स टू mv²/r। अब बात आती है कि जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो वो जिस सर्किल में मूव कर रहा है उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस होगी ये वाली, इस रेडियस के साथ। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस आर को इधर ले आओ, क्यू वी बी को इधर ले जाओ, तो आर इज इक्वल्स टू mv²/QVB। v को v से कैंसिल कर दो, हमारे पास आ गया mv/QB। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, जिस सर्किल के अंदर वो चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये रेडियस हम लोगों को मिल गई। लेकिन अब हम लोगों को सिर्फ रेडियस नहीं चाहिए, हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, हमें इसका टाइम पीरियड भी चाहिए, हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चाहिए। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से वो ऐसे सर्कुलर मोशन में अगर मूव कर रहा है तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स है। दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो इसकी रेडियस हमें mv/QB मिल जाती है। अब अगर हमें टाइम पीरियड पता करना है तो टाइम पीरियड हम कैसे पता कर सकते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्योंकि सर्किल है तो 2πr डिवाइडेड बाय टाइम, इस टाइम को इधर ले जाओ, वेलोसिटी को इधर ले आओ, तो 2πr अपॉन v, और उसके बाद में हमारा mv इंटू वो जो r की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मतलब एक सेकेंड, हमने लिखा वेलोसिटी होती है हमारे डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो मैं इधर की साइड इसे ले गई, तो मेरा पास में टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला आ गया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2πr, क्योंकि सर्किल में मूव कर रहा है, और हमने यहाँ वेलोसिटी ले ली। अब हमारा 2π/v इंटू आर, आर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारे पास आर, आर आपके पास में यहाँ पे आया था mv/QB। तो हम इसे लिख देते हैं mv/QB। v से v कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया 2πm/QB। तो दिस विल बी द टाइम पीरियड, ये हमारे पास में टाइम पीरियड आ जाएगा। फिर बात आती है एंगुलर वेलोसिटी की। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारी वो है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π न्यू। दिस इज 2π न्यू, है ना, ये v जैसा लग रहा है बट ये है हमारा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π न्यू।
न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 1/t, 1 टाइम पीरियड, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2π/t। अब अगर मैं टाइम पीरियड का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं, हमारे पास ओमेगा कितना आ गया? देखो ओमेगा जो है ये हम क्लास 11th में ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी 1/t के बराबर होती है, इसलिए यहाँ ऐसे लिख दिया। अब 2π/t, टी के लिए हमने क्या वैल्यू निकाल रखी है? टी के लिए हमने वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पे 2πm/Q_B। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π1 × QB/2πm। 2π से 2π कैंसिल हो गया, आपके पास ओमेगा आ गया QB/m। तो ये एंगुलर वेलोसिटी QB/m। ठीक है, चलो तो अब मैं एक बार इसको वापस से आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे किया क्या है। हमने कहा एक कोई चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज QVB। उसको सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज mv²/r। हमें पता करना है कि वो जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस क्या है, जो मोशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो हमने r यहाँ से पहले ही पता कर लिया, आर हमने यहीं पे पता कर लिया था, ये वाली चीज। उसके बाद हमने टाइम पीरियड पता किया, ये वाला, और उसके बाद हमने ये एंगुलर वेलोसिटी पता की। तो ये तीन चीजों का डेरिवेशन हम लोगों को यहाँ पे करना होता है। चलो नेक्स्ट हम कह रहे हैं कुछ इस तरह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर में ये मूव करेगा। अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो QE होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है? QVB। तो दोनों साथ आ जाएंगे तो टोटल फोर्स हो जाएगा QE प्लस QVB। अब अगर Q को आप कॉमन लेना चाहते हो तो दिस विल बी E प्लस V×B। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ के लिए हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है, आपने यहाँ पे कोई पॉइंट P ले रखा है, आपको बताना है कि इस करंट I की वजह से P पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है यहाँ पे P पे, ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगी कि इसके अंदर करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर करंट बहुत ज्यादा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। उसके बाद में ये डिपेंड करता है कि ये इससे कितनी दूरी पे है। अगर हम इस P पॉइंट को बहुत ज्यादा दूर पे रख लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर हम इस P पॉइंट को पास में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये R पे भी डिपेंड कर रहा है, ये I जो है हमारा उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमने पॉइंट P पे पता करना है, तो हम पहले एक छोटा सा, ये L डिस्टेंस है टोटल, ये जो वायर है हमारा, लेकिन क्योंकि टोटल के लिए पहले निकालने से बेटर है कि हम पहले एक छोटे से पार्ट के लिए निकाल लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमें पूरे वायर के बारे में दे देगा। तो यहाँ पे ये कोई एक DL पार्ट है, इस DL पार्ट से जो P का डिस्टेंस है दैट इज R। और अब हमें बताना है कि यहाँ पे हम लोगों को कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। भाई dB, छोटा सा करंट अगर हम पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे, DL पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी dB होगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट ज्यादा dB भी ज्यादा। दूसरा जो हमारा ये प्रोपोर्शनल है DL के, भाई इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। उसके बाद में ये डिपेंड करता है थीटा एंगल पे कि भैया साइन थीटा कितना है यहाँ पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी।
अब इन सब के सबको एक साथ लिख दो, तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस विल बी दी बायोट सेवर्ट लॉ। यही होता है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस विल बी दी फॉर्मूला फॉर बायोट सेवर्ट लॉ, डी बी बी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पे आर वेक्टर लिखते हैं। आर वेक्टर मतलब किसी भी इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो आर से डिवाइड कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, वेक्टर फॉर्म। अब आर से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड भी किया है, तो ये आर क्यूब हो जाता है उस वाले केस में। बाकी अगर यहाँ तक भी करते हैं और सिर्फ एक ऐसे यूनिट कैप लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस विल बी द बायोट सेवर्ट लॉ। इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे कि कोई भी वायर के पास में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, तो वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, वो एग्जैक्टली हमें बायोट सेवर्ट लॉ बताता है। चलो, बाद में बात आती है कि आखिर बायोट सेवर्ट लॉ और कूलाम्स लॉ जो है उसके अंदर सिमिलैरिटीज क्या हैं और डिसिमिलैरिटीज क्या हैं। तो देखिए, दोनों ही जो लॉ हमारे लॉ है, दोनों कैसे हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं कि कूलाम्स लॉ हमने जब किया था तो F इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ की बात करूं तो ये भी हमारा क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी क्या करता है, इट ऑल्सो फॉलोज दी इट ऑल्सो फॉलोज दी इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, प्लस दोनों ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो ये इनकी सिमिलैरिटीज होगी। डिससिमिलैरिटीज में आप क्या कहोगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर व्हाइल द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द करंट एलिमेंट आइडियल एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई। जो कूलाम्स लॉ है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, वहां पे कोई साइन थीटा कॉस थीटा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा बायोट सावर्ट लॉ है वो थीटा पे डिपेंड करता है, यहाँ पे साइन थीटा आता है फॉर्मूला के अंदर, तो ये एंगल डिपेंडेंट है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस होता है। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ कूलाम्स लॉ एंड बायोट सावर्ट लॉ। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो अब हमें क्या लेना है, अब हम लोगों को यहाँ पे एक, अभी तक तो हमने क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने एक स्ट्रेट वायर या फिर कोई भी ऐसे रैंडम वायर लिया था, किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता की थी। अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट या फिर ऐसे ही रैंडम लूप नहीं लेके हम एक सर्कुलर लूप ले रहे हैं, जिसकी कोई रेडियस हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, और हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई इसकी एक्सिस पे पॉइंट पी है। अब आपको बताना है कि इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। इस फील्ड पे पॉइंट पी पे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डीएल वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक डीएल हम लोगों को एक लेंथ लेनी है, और अब यहाँ पे हम पी पॉइंट पे देखेंगे, जो इसका सेंटर ओ है वहां से लेके इस पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारी डिस्टेंस है इसे हम लोग आर ले लेते हैं, और ये हमारे पास ए है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ले रखा है। अब हम क्या कह रहे हैं, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखो, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस वाले की वजह से जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला है। अगर हम इसको dB2 देखें तो वो हमारा IDL1 था, DL2 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वही टोटल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वही हम लोगों को बता देगा। तो हमें पहले ये इक्वेशन बनानी है, उसके बाद ये वाली। अब पहले वाले की वजह से IDL की वजह से जो हमारे पास में dB1 आ रहा है, दैट इज IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कौन सी वैल्यू है, दिस इज दी आर,
ये हमारे पास में ए, ए क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप है। ये क्या है, एक्स, तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास में, आर विल बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका रूट, कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर की जगह हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट स्क्वायर की वजह से हट जाएगा। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली dB2 हम निकालेंगे यहाँ पे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय, सेम टू सेम ही चल रहा है तो उसमें भी नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करना है, बट ऐड करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ये इधर की साइड में इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो अब डायरेक्शन है तो अब कंपोनेंट्स को हमें रिजॉल्व करना है। तो एक हमारा इधर x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, इस वाले का भी ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। हम देख रहे हैं ये जो y कंपोनेंट है वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, जो x कंपोनेंट है वो ही सिर्फ एड ऑन होगा। तो हम x कंपोनेंट को एड ऑन कर देते हैं, y को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। जब दोनों को हम एड ऑन करेंगे तो एड ऑन करने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आ जाएगा ये, एक सेकेंड, ठीक है, ये पूरा डायग्राम हमारा इसी तरह से है। ये साइन थीटा का कंपोनेंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, इसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करके हमारे पास में पहली इक्वेशन आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। दूसरी हमारे पास ये आ गई, तो ये दूसरी इक्वेशन, ये दोनों सेम ही आई है। अब एक्स कंपोनेंट को हमें ऐड करना है। जब हम एक्स कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको ये मिलेगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि दो बार हमने इसको ऐड किया है। सेम सेम ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों ऐड होके हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, B इज इक्वल्स टू डी बी साइन फाई। अब साइन फाई कर रहे हैं, dB हमारे पास क्या आया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन फाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू आप लोगों को पता करनी है, ये हमारे पास में फाई है, ठीक है। अब साइन फाई की जब हम लोग वैल्यू पता करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास में आ रही है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फाई एंगल है तो ये भी फाई एंगल हो जाएगा, ये फाई एंगल है, साइन फाई कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज ये वाला है हमारे पास में। तो इस तरह से हमने फाई की वैल्यू देख ली, साइन फाई हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन dB का करा तो b आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन फाई की वैल्यू रखनी है हम लोगों को यहाँ पे, और dl को इंटीग्रेट करना है। dl मतलब पूरा का पूरा जो सर्किल है उसको, तो dl का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, मतलब सर्किल का ये हमारे पास में 2 पाई आर होता है, ए आर हमने ए ले रखा है तो दिस विल बी 2 पाई ए। साइन फाई की यहाँ पे वैल्यू रख दो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एक बार साइड में मैं करके ही बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कोई। चलो हमारे पास में आया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद में आया आपके पास में आई dl को हम आगे इंटीग्रेट करेंगे। साइन फाई की जगह मैं लिख रही हूँ a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक प्रेजेंट है उसे भी लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये इतना हो गया। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया म्यू नॉट आई इंटू ए डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब देखो ये है हमारे पास 1 और ये है 1/2, तो जब 1 प्लस 1/2 करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया 3/2। इतनी चीज हमारे पास में आ गई है। चलो अब हमने
डीएल, अभी डीएल को करना बाकी है। डीएल की जगह हम लिखेंगे 2 पाई ए, तो ये हो गया म्यू नॉट आई इंटू ए डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 इंटू 2 पाई ए। ये 2 पाई ए आ गया। अब आप इस ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये हमारा ए यहाँ से हट गया। 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद में हमारे पास में जो आएगा दैट विल बी, अच्छा अभी हमारे पास ये इतना आ गया और इसी को हम लोग एक बार अपना फाइनल मान के चलते हैं। दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो किसी भी सर्कुलर वायर से आई है। अब हम यहाँ पे केसेस देखेंगे, हम केस देखेंगे कि अगर हमारा x इज इक्वल्स टू 0 है, x इज इक्वल्स टू 0 है तो किस तरह से ये जो चीज है वो कन्वर्ट होगी। तो x इज इक्वल्स टू अगर हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो फिर चीजें हमारी कैंसिल हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए, एक्स तो 0 हो गया, एक की पावर 3/2 तो ए क्यूब हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई हमारे पास में आ जाएगा। एक्स की जगह 0 पुट करते हैं हम एक बार, तो हमारे पास में बी क्या आएगा, म्यू नॉट आई ए, ये 2 पाई से इधर 4 पाई तो हमारा 2 पाई बचेगा यहाँ पे, और म्यू नॉट आई ए, एक्स की जगह हम 0 रख देते हैं तो ए स्क्वायर और फिर ये 3/2 तो ये ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब से ये कटेगा तो ए स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी फिर आगे कहीं लिखी है ये रे, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। चलो आगे बात आती है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ जो है हमारा वो क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। मतलब बी डॉट डी एल हमारा किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई के बराबर आएगा। हमें इसको प्रूव कैसे करना है, बी की जगह हम हमारी वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और उसके बाद में डीएल, डीएल हम लोगों ने इंटीग्रेट कर देना है तो आपको म्यू नॉट आई मिल जाएगा। इसको कुछ इस तरह से करेंगे, देखिए बी डॉट डीएल, तो बी डीएल कॉस 0 तो बी डीएल इज इक्वल्स टू बी, और डीएल को हमें क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट। बी की वैल्यू रख दी हमने म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और जो डीएल है वो भी हमारा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, और जो बी डॉट डीएल आया दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ बेटा क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ, एक एक चीज को एक्सप्लेन नहीं की जा रही है यहाँ पे, ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। जो डिटेल्ड क्लासेस हैं दे आर अवेलेबल ऑन द ऐप। अब आपके पास आया सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास में एक कोई चार्ज है वो मूव कर रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाती है। अब हम कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे चार्जेस मूव करेंगे तो मतलब हमें और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी। तो अगर हमने एक वायर ले लिया, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहते हैं तो उस वाले केस में हमने अब सर्कुलर लूप बना दिया तो हमें और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिल गई। लेकिन हमारा लालच अभी भी खत्म नहीं हो रहा, नाउ वी वांट मोर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब जब हमें और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब हम इस एक लूप के मल्टीपल लूप्स बनाएंगे। जब हमने n नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ गई, लेकिन हमें अब और भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं। जब हम सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दिस इज हाउ, दीज आर द वेज जिनकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने अभी यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा, हमने यहाँ पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ा। तो ये सारे लॉज हमारे हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पता करने के काम आते हैं। बात आती है हमारे पास में सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड क्या है, इट इज कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स।
हमने क्या ले रखा है, खूब सारे n नंबर ऑफ टर्न्स ले रखे हैं, बट दे आर इंसुलेटेड टू ईच अदर। अगर एक दूसरे से टच हो जाएंगे तो वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करेगा। तो एक हल्की सी लेयर बनी हुई होती है इंसुलेटेड में, तो ऐसे पेंट कर देते हैं। अगर हमें उसे उतारना है तो सिंपली हम लोग सैंड पेपर से अगर उसको हल्का सा घिसते हैं तो वो इंसुलेशन उसका रिमूव हो जाता है। तो ये हमारी बहुत ज्यादा लेंथ होती है इसकी एज कंपेयर टू द डायमीटर। तो मतलब हमने कोई भी इस तरह से वायर लिया, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, उसको इस तरह से हेलिक्स 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 ऐसे बना लिए। अब अगर हम इसमें से करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो नाउ इट इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से इस तरह से जाने लगती है। तो ये सोलिनॉइड हमारा क्या हो गया, इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो हमने इलेक्ट्रिक करंट से पता किया। ओके, अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड पता करने के लिए हमने ये मैग्नेटिक ये इनसाइड ऑफ द सोलिनॉइड ले रखा है, अंदर क्या है, इसके अंदर हमने ये एक पी क्यू आर एस करके एक एरिया ले लिया, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो हमने एक थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया। अब देखो पी और क्यू, पी और क्यू तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो क्या वहां पे कोई फोर्स लगेगा या कुछ भी इस तरह का हम लोगों को मिलेगा, कुछ नहीं होगा। फिर हमारे पास में ये क्यू आर है, फिर आपके पास में आर एस है, आर पी है, ये हम लोगों ने ले रखा है। इसका जो लेंथ है दैट इज एल, ये हमारे पास में लेंथ एल है। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये भी पता करने, क्योंकि सोलेनोइड में तो मल्टीपल नंबर्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास कितना हो जाएगा, n इंटू एल। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल। कितने लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स है इस लेंथ में। बी डॉट डीएल कर रहे हैं, बी डॉट डीएल कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन आर, आर अपॉन एस, पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन आर एंड आर अपॉन एस, ये तीनों किए। अब देखो पी अप बी डी एल कॉस कितना है हमारे पास में 0 डिग्री, ये एक 90 डिग्री, ये हमारा ऑलरेडी बाहर है, मतलब ये इसमें तो कॉस 0 आ रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे ये ऑलरेडी बाहर की साइड है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करना है, इनसाइड द सोलिनॉइड। तो ये तो हमारा ऑलरेडी 0 हो गया। उसके बाद ये वाली चीज है, ये भी हमारी क्या है, 90 डिग्री है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में क्या बच गया, जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो कंपोनेंट है वही एक बचा। तो ये हमारे पास आ गया बी डी एल इज इक्वल्स टू बी इंटू एल। ठीक है, बीडीएल म्यू नॉट आई, ये हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से पढ़ा है अभी अभी, कि बीडीएल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। तो ये हम लोगों ने ले रखा है। अब अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये जो हमारा बी इंटू एल है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन म्यू नॉट आई के बराबर। बीडीएल की जगह अभी हमने निकाल लिया बीएल, तो इसलिए हमने बीडीएल की जगह बीएल पुट कर दिया। अब अगर सिर्फ बीएल की वैल्यू पता करेंगे तो म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब ये एल एन जो है, अब देखो अगर मैं स्मॉल एन लिख रही हूँ तो यहाँ पे मुझे स्मॉल एल लिखना पड़ेगा, और अगर मैं टोटल लेंथ के लिए इसको लिखती हूँ देन आई विल राइट कैपिटल एन, और यहाँ पे भी कैपिटल एल। तो मतलब ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, ये टोटल लेंथ के अंदर। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। इनसाइड द सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। नाउ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पे दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, इसके अंदर करंट I1 जा रहा है, इसके अंदर करंट I2 जा रहा है। अब हमें बताना है कि इनमें फोर्स कैसा लगेगा। तो आप याद रखिए, जब भी कोई दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो दे बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भैया बताओ कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लग रहा है। तो अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को प्रूव करने के लिए हमने कहा इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है। इस I1 करंट की वजह से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा यहाँ पे B1 है। इस I2 करंट की वजह से भी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसे हमने कह दिया B2
मैग्नेटिक फील्ड है। जो I1 वाला करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, I2 के ऊपर। और जो I2 वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो I1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू आर। अब हमें फोर्स पता करना है और हम कहते हैं कि ये फोर्स कितना होगा और फोर्स का नेचर कैसा होगा, ठीक है। जो फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये जो हमारे करंट कैरिंग वायर्स है इनकी जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर, मतलब हम इन्हें यूनिट लेंथ का मान के चलते हैं। तो जब फोर्स BIL साइन थीटा है तो L तो हमारा 1 हो गया, इट विल बी BI साइन थीटा, ये हमारे पास में यहाँ पे आएगा। थीटा 90 डिग्री हम यहाँ पे ले रहे हैं। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो एंगल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिर्फ BI। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है किसके ऊपर, जो सेकंड वाला कंडक्टर है उसके ऊपर, वो लगेगा पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और उसके अंदर करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं F1 की बात करूं, F1 फोर्स ऑन वन कंडक्टर, वो लगेगा B2 की वजह से और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I1। तो इस तरह से हमारे पास में ये दो फोर्स आप लोगों को मिलते हैं, एक B1 I2, दूसरा हमारे पास में मिल रहा है B2 I1। जो B1 और B2 है उनकी वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2 तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं F1 इज इक्वल्स टू B2 की वैल्यू लिख रही हूं म्यू नॉट I2 अपॉन 2 इंटू I1। तो मेरे पास F1 कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 I1 इंटू I2, दिस विल बी द F1। सिमिलरली अगर मैं F2 की यहाँ पे बात करूं तो F2 में भी B की वैल्यू रखते हैं, दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये वाला I2। तो क्या दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं, दोनों सेम ही आ रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 I1 I2, F2 भी वही है और F1 भी वही है। तो हमारे पास में ये दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो x और y क्या कर रहे हैं, F1 x परपेंडिकुलर टू फर्स्ट कंडक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स y एंड हेंस x एंड y अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बस यही अपने को बताना था, जो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही थी कि जब भी कोई दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिट लेंथ के हैं, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, दोनों में से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। अब वो फोर्स कैसा है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर हमने दे रखी है, वो इसी से देते हैं कि जब दो कोई पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हम कहते हैं 1 एम्पियर इज दैट करंट विच व्हेन फ्लोज थ्रू टू पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन वैक्यूम एंड प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁷ न्यूटन ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर। मतलब 1-1 मीटर के दो वायर ले रखे हैं हमने, दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस से हमने सेपरेट कर रखा है। अब उनके ऊपर अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, जो हम क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, वो कुछ इस तरह से हम यहाँ से दे देते हैं। नेक्स्ट देयर कम्स टॉर्क। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्सेस तो लग रहे हैं बट दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर्स इफेक्ट। तो एक्चुअली वहां पे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होके सिर्फ एक रोटेशनल मोशन होता है, और उस रोटेशनल मोशन को हम टॉर्क से यहाँ पे बताते हैं। टॉर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास में यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप है, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, उसको हमने रख रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करवा पाता, वो फोर्स एक रोटेशनल मोशन करवाता है, और रोटेशनल मोशन जो प्रोड्यूस होता है वो टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि अगर मैंने कोई भी यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको अगर मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है,
तो इसके ऊपर एक फोर्स हमारा ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी BIL साइन थीटा। साइन थीटा 90 डिग्री है तो BIL कह देते हैं। यहाँ पे F1 फोर्स ले लो, यहाँ F2, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। ये हमारा फोर्स लगा, लेकिन इफेक्ट क्या आ रहा है? टॉर्क। टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। टॉर्क का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स जो लग रहा है उसका हमें पता है क्या है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारे पास में यहाँ पे एंगल जो दे रखा है वो यहाँ पे थीटा एंगल हम लोगों ने ले रखा है। तो मतलब ये जो है दिस इज दी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है? दिस इज हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की जो हमने लेंथ ले रखी है दैट इज इक्वल्स टू ए, ये हमने ए लेंथ ले रखी है। अब मुझे क्या पता करना है? मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी क्या है? 80। 80 मुझे कैसे मिल सकता है? साइन थीटा की हेल्प से। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है 80, हाइपोटेन्यूस है ए, तो 80 मुझे क्या मिल जाएगा? ए साइन थीटा। तो मतलब मैं मेरे टॉर्क का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके लिए तो सॉर्टेड हूं कि दिस विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हम आ जाते हैं फोर्स के ऊपर। तो देखो फोर्स यहाँ पे F1 भी BIL है, F2 भी BIL है, तो हम यहाँ पे फोर्स क्या लिख लेते हैं? BIL A साइन थीटा। ये हमारे पास में टॉर्क आ गया, जो टॉर्क हम लोग चाहते थे, BIL साइन थीटा। इसी को हम लोग बोलेंगे द टॉर्क ऑन अ कंडक्टर व्हेन इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से रोटेशनल मोशन होगा। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो हम इसे NI A वेक्टर बोल देते हैं, बस यही है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता, मतलब अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है तो वो साउथ पोल को दिखाता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इट विल गिव अस द नॉर्थ पोल। तो ये क्लॉक फेस रूल होता है जिसकी हेल्प से हम लोग जो डायरेक्शन है उसको पता करते हैं कि मतलब ऐसे डायरेक्शन है तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा कि साउथ पोल बनेगा। क्लॉकवाइज है हमारे पास में यहाँ पे तो साउथ पोल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नॉर्थ पोल बनता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। डाइपोल मूवमेंट हम लोगों को इसका पता करना है, एंड देन हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पढ़ना है। तो ये दो टॉपिक्स हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। देन वी विल टॉक अबाउट द गैल्वेनोमीटर एंड द लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक। तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद में इसका डेरिवेशन करते हैं। हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास में एक कोई इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है, और हमें उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पता करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी ये टर्म्स दी हुई है उनका मतलब हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें बोला कि एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो रिवॉल्व किसके अराउंड कर रहा है? जो भी उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। हमें क्या पता करना है? इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हमें इसको पता करना है। देखो हम लोग ऑलरेडी जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो उस टाइम में मैंने आपको डाइपोल के बारे में बताया था। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस के डाइपोल की बात करते थे तो हम बोलते थे कि अगर कोई भी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन जिनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो अलग अलग हो, अगर उन्हें हम किसी भी एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है? ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू। सेम टू सेम चीज हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए भी यहाँ पे काम करेगी। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में अब हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे हम एक मैग्नेट को ले लेते हैं। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो मतलब अगेन यहाँ पे हमारे पास में दो पोल हो गए। नॉर्थ और साउथ पोल का जो इंटेंसिटी है वो सेम होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ का डायरेक्शन साउथ का डायरेक्शन वो अलग अलग रहता है। तो हमने कहा इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? वो m है, इसका भी मैग्नीट्यूड m है।
लेकिन एक नॉर्थ का एम है, एक साउथ का एम है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे एक डाइपोल हो गया। अब अगर मुझे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पता करना है तो अगेन मुझे क्या करना होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड m इंटू इसके बीच की जो भी डिस्टेंस है, अगर मैं इसकी डिस्टेंस l लेके रखती हूँ तो आई विल राइट डाउन m इंटू एल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को फाइंड आउट करते हैं। अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है हमारा, उसका फॉर्मूला है हमारे पास में m इज इक्वल्स टू एन आई ए। ये हम ऑलरेडी पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये तो मैंने एक आपको बेसिक बताया कि किस तरह से हम ये जो चार्जेस वाली जितनी भी चीजें हैं वो हमारी कंप्लीटली कोइंसाइड करती है मैग्नेटिज्म के साथ में भी। जैसे मैग्नेट के चारों तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल होता है, वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। सारी की सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चलती है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी है। हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, एन आई ए। ये हम पहले एक बार डिराइव कर चुके हैं। तो मतलब मेरा क्या हुआ कि ये जो हमने एम यहाँ पे ले रखा है दैट इज इक्वल्स टू एन आई ए। तो मतलब एक तो मुझे एरिया चाहिए, एक मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, करंट, और एक ये नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस तो क्या है, मतलब एक ही हमने सर्कुलर टर्न ले रखा है तो दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे आई पता होना चाहिए एंड वी शुड नो द एरिया। सर्किल का एरिया आप सबको पता है, हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। तो इन शॉर्ट अगर मेरे को ये करंट पता चल जाए तो इसका मतलब मैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब ये करंट मुझे कैसे पता चलेगा, आप सबने करंट की डेफिनेशन पढ़ रखी है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मतलब Q अपॉन टी जो होता है हमारा दैट इज इक्वल्स टू करंट। तो मैं यहाँ पे करंट लिखती हूँ, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया है तो E अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमने किसी भी एक चार्ज के लिए, जब हमने बोला था चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, वो एक सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है, उसके बाद हमने उसकी रेडियस फाइंड आउट की थी, हमने उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था, हमने उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पे जो हम टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट किया था, उस टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है हमारा, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। टाइम पीरियड का हमारे पास में फॉर्मूला क्या आया था जब हम लोगों ने इस टाइम पीरियड को देखा था, 2 पाई आर अपॉन वी। दिस वॉज द फॉर्मूला विच वी गॉट जब हम लोग बात कर रहे थे 2 पाई आर अपॉन वी। तो हम टी की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई आर अपॉन वी। तो करंट मेरे पास क्या हो गया, क्यू की जगह ई लिख रख रहा है हमने, उसके बाद में 2 पाई आर अपॉन वी, इसे लिख देते हैं ई अपॉन 1 इंटू वी अपॉन 2 पाई आर। तो मेरे पास में करंट क्या आ गया, करंट आ गया ई वी अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द करंट। अब इस करंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इस करंट को यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल्स टू, आई की जगह हमने लिखा ई वी अपॉन 2 पाई आर, और एरिया है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा, आर से एक आर कैंसिल हो गया, मेरे पास में क्या आ गया, m इज इक्वल्स टू ई वी आर अपॉन 2। ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो हम लोगों को मिलता है जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल मूवमेंट है दैट इज EVR अपॉन 2। दिस विल बी द डाइपोल मूवमेंट। अब इसमें हम कुछ छोटे मोटे यहाँ पे स्पेशल केसेस लेके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो आ गया EVR अपॉन 2। अब अगर हम इसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, E अपॉन 2ME, और ये जो चीज है हमारा क्या चीज, MEVR, इसे हम अलग ले लेते हैं। जो ये MEVR हमारे पास में आया है ये क्या है, MVR।
MVR किसके बराबर है? क्लास 11th अगर आप याद करेंगे तो MVR हमें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के बराबर मिलता है। तो हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू E अपॉन 2me इंटू L। तो ये एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में भी हमने ये मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पे लिख लिया। इसको अगर थोड़ा सा हम और ज्यादा रिफाइन करें, मतलब जो टर्म्स है जैसे m अपॉन एल इज इक्वल्स टू E अपॉन 2me, मतलब जो m था उसके नीचे l ले आए और E अपॉन 2me कर दें। तो ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम बोलते हैं गायरोमेटिक रेशियो, और ये एक कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है? 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। अगर हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमारा डिस्क्रीट वैल्यूज में है तो वो कितना आता है? NH अपॉन 2 पाई के बराबर, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 जो भी रहता है वो रहेगा। तो इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यूज में डिस्क्रीट सेट्स जो है, अगर n इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं, 1 मतलब जो पहली वाली ऑर्बिट है, अगर n इज इक्वल्स टू 1 मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारा मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? 9.27 इंटू 10⁻24, जिसे हम कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। तो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एंड व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर आप लोगों ने, सब लोगों ने लैब में देख रखा होगा। जब गैल्वेनोमीटर की हम बात, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ हो गए हैं आपके, तो गैल्वेनोमीटर तो देखा ही है। गैल्वेनोमीटर का जो यूज है वो किसके लिए है? हम एक करंट और वोल्टेज का जो डिफ्लेक्शन है या फिर जो प्रेजेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ये बहुत ही छोटे से छोटा करंट या छोटे से छोटा जो वोल्टेज है उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो गैल्वेनोमीटर, अब देखो जब आप गैल्वेनोमीटर को यूज करते हो तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, एक वहां पे एक निडल होती है, वो जैसे जैसे ऐसे करंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो निडल क्या करती है, अपना जो डायरेक्शन, जो भी उसका डिफ्लेक्शन है उसको इंक्रीज करती जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर में अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है। ये आपने प्रैक्टिकली देख रखा है जब आप गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं लैब में। और हमें जो ये मूविंग कॉइन गैल्वेनोमीटर है इसके डेरिवेशन में भी वही चीज करनी है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। अब जब हम गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन करते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर तरीके से चलना पड़ता है कि गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन देंगे कि आखिर ये होता क्या है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जिसका यूज हम डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज को फाइंड आउट करने में करते हैं। देन ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इस गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है कि अगर हमने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कॉइल को रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, सॉरी उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वजह से वो क्या करता है, वो मूव करता है। ये इसका प्रिंसिपल है। और ये हमने देख भी रखा है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी कॉइल को रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है और टॉर्क की वजह से उसका रोटेशन होता है। हमें यहाँ पे भी इसी चीज को प्रूव करना है कि जब हमारे पास मैग्नेट्स, हमारे पास क्या दी हुई है, हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पे मैग्नेट है, ये हमारी नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। इस मैग्नेट के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये मूविंग कॉइल यहाँ पे एक रख देते हैं। ये जो मूविंग कॉइल है, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से ये रोटेट होगा। ठीक है, ये रोटेट होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्केल लेके रखते हैं और इस स्केल के साथ में यहाँ इसको एक स्प्रिंग के साथ में अटैच कर देते हैं। अब आप देखो जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो कॉइल है इसको हमने एक पहले हमने एक सर्कुलर यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लिया है और उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम लोगों ने कॉइलिंग कर रखी है, बहुत सारे मल्टीपल जो कॉपर वायर है या फिर जो भी वायर हम लेके रख रहे हैं उसका। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर लेने से उसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ जाती है और हमें ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिल देगा। उसमें से करंट जैसे ही फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो मतलब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स की वजह से मतलब वो जो एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क यहाँ पे आ रहा है, तो टॉर्क यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को। अब जब टॉर्क लगेगा तो ये मूव करेगा, जब मूव करेगा तो जो स्प्रिंग लगी हुई है वो स्प्रिंग क्या करेगी, वो डिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जो
कॉइल का टॉर्क है वो एक्सटर्नल टॉर्क है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जब स्प्रिंग उसके साथ अटैच्ड है, वो स्प्रिंग को जब थोड़ा टिल्ट करता है तो स्प्रिंग क्या करती है, अपना एक इंटरनल टॉर्क भी वहां पे एक काउंटर टॉर्क को प्रोड्यूस कर लेती है, जो क्या करता है, उस स्प्रिंग को वापस अपनी तरफ लेकर आने का ट्राई करता है। अब अगर हम करंट को बढ़ाते जाएंगे तो हम एक्सटर्नल टॉर्क को बढ़ा रहे हैं, वहीं पे जो स्प्रिंग है हमारी उसका भी काउंटर टॉर्क क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जहां पे ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं वो हमारी गैल्वेनोमीटर की एक बैलेंसिंग कंडीशन आ जाती है। इन शॉर्ट, आपको सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का काम बताना है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजरमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ स्मॉल करंट एंड वोल्टेज के काम आता है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और ये इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। अब इसकी डायग्राम आप लोग देख लेंगे, ये वाला डायग्राम थोड़ा सा अपर व्यू से है, जो प्रॉपर डायग्राम है जिसमें कॉइल वगैरह भी है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, स्केल लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है, वो वाला पूरा प्रॉपर डायग्राम आप क्या करोगे, इसका लर्न कर लोगे। अब हमें क्या बताना है, अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो डिफ्लेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, उसके लिए हमें डेरिवेशन करना है। तो वो डेरिवेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो टॉर्क, अब देखो टॉर्क जो था वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आई, NIAB। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखोगे आप यहाँ पे ये ध्यान रखोगे कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होगा, तभी हम लोगों को मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। तो साइन थीटा को हम यहाँ पे 1 लेके चलते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए। उसके बाद में जो फील्ड है वो रेडियल डिजाइन का इसीलिए होता है ताकि हम लोगों को 90 डिग्री मिले और मैक्सिमम टॉर्क हम लोगों को यहाँ पे मिल जाए। जब एक, अब दूसरा जो स्प्रिंग का काउंटर टॉर्क आया है, ये वाला टॉर्क तो कौन सा है, जो आपका एक्सटर्नल टॉर्क है, ठीक है, जो मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी कॉइल को रखने से उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है दैट इज दिस। लेकिन मैंने कहा जब उसके ऊपर टॉर्क लगेगा वो रोटेट करेगा, वो जो स्प्रिंग है वो अपनी जगह से हटेगी, वो एक काउंटर टॉर्क को यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, वो जो हमारा टॉर्क है दैट इज इक्वल्स टू K phi, इसे हम K phi के नाम से जानते हैं। अब जब ये दोनों की बैलेंसिंग कंडीशन है उस टाइम में हमारा जो K phi है दैट इज इक्वल्स टू NIAB, इसके बराबर है। यहां से अगर मैं फाई की वैल्यू, जो डिफ्लेक्शन फाई क्या है, वो एंगल जिससे हमारी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, तो जिस एंगल से निडल डिफ्लेक्ट होती है दैट इज द फाई एंगल, इसका वैल्यू क्या आएगा, NAB अपॉन K इंटू आई। ये जो NAB और K है दिस इज अ कांस्टेंट, ये कैसी है, ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज है। तो कांस्टेंट वैल्यूज है तो क्या हम कह सकते हैं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफ्लेक्शन हमारा कैसा होगा, प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। तो बस आपको यहां तक ये वाली जो चीज है यहां तक का डेरिवेशन करना है। आगे आ जाते हैं हम लोग, आगे है हमारे पास में करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब हुआ कि वो मिनिमम करंट जिसको एक गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करके मेजरमेंट करके दे रहा है दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। हम कहते हैं इसकी करंट सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये बहुत ही कम से कम करंट को भी मेजर कर लेता है, कम से मिनिमम करंट को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब कितना छोटे से छोटा वोल्टेज है जिसका डिटेक्शन यहाँ पे हो सकता है, दैट इज करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का हमारा डेफिनेशन क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। जब एक यूनिट का करंट फ्लो हो रहा है और उस टाइम में जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज गिविंग अस द करंट सेंसिटिविटी। फाई डिवाइड बाय आई NBA अपॉन K, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी। तो IS हमारा क्या आ जाएगा, फाई पर यूनिट करंट। अब फाई की वैल्यू रखेंगे, फाई क्या है, NBA अपॉन K, तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ NBA अपॉन K बच जाएगा। यूनिट क्या होती है करंट सेंसिटिविटी की, रेडियन पर एम्पियर या फिर डिविजन्स पर एम्पियर, दिस विल बी द यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। Deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across the two terminals, ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी क्या होगी, फाई अपॉन IR, ठीक है, ये हमारे पास में वोल्टेज सेंसिटिविटी आई। अब अगर फाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं तो वो हमें क्या दे देता है, NBA अपॉन KR, दिस विल बी द
वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, रेडियन पर वोल्टेज या फिर डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है, दिस विल बी द वोल्टेज सेंसिटिविटी। हम लोगों के जो हमारा सिलेबस है उसमें गैल्वेनोमीटर तक ही हमारा ये चैप्टर है। तो आज का ये लेक्चर अपना कंप्लीट है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला लेक्चर करेंगे। थैंक यू सो मच।